जोहार साथियों, इस वीडियो में मैं उड़ीसा सरकार ने आदिवासी ज़मीन गैर आदिवासियों को बेचने की जो अनुमति दी है उस पर मैं जानकारी साझा कर रहा हूँ। उड़ीसा सरकार कहती है कि अब गैर कृषि प्रयोजन के लिए भी आदिवासी अपनी ज़मीन गैर आदिवासी को गिरवी रख सकती है। उड़ीसा कैबिनेट ने एक कानून में संशोधन करने का फैसला किया जिससे अनुसूचित जनजाति के लोगों यानी कि आदिवासियों को सब कलेक्टर की लिखित अनुमति के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में गैर आदिवासियों को अपनी ज़मीन हस्तांतरित करने की अनुमति मिल जाएगी। इस उद्देश्य के लिए उड़ीसा शेड्यूल एरियाज ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय एसटीज रेगुलेशन 1956 के संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। अब एक आदिवासी व्यक्ति अपनी ज़मीन को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए उपहार दे सकता है, विनिमय कर सकता है, कृषि, आवासीय घर के निर्माण, बच्चों की उच्च शिक्षा, स्वरोजगार, व्यवसाय या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की स्थापना के लिए सार्वजनिक वित्तीय संस्थान में भूमि का एक टुकड़ा गिरवी रख कर ऋण प्राप्त कर सकता है। इस अधिनियम में अंतिम संशोधन 2002 में किया गया था, जिसके बाद एसटी वर्ग से संबंधित व्यक्ति अपनी अचल संपत्ति केवल एसटी समुदाय से संबंधित व्यक्ति को ही ट्रांसफ़र कर सकता था, जबकि उसे केवल कृषि उद्देश्य के लिए किसी भी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के पास अपनी ज़मीन गिरवी रखने की अनुमति तो थी। नवीन पटनायक सरकार ने तर्क दिया कि ऐसे प्रावधानों के कारण आदिवासी समुदायों से संबंधित शिक्षित युवाओं को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इस समस्या को समझते हुए और अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषद की सिफारिशों के आधार पर संशोधन किए गए। हालांकि एसटी समुदाय के एक सदस्य को अपने कब्जे वाली सभी संपत्तियों को बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि वह व्यक्ति भूमिहीन नहीं होना चाहिए। यहाँ भूमिहीन की परिभाषा क्या है, यह एक बड़ा सवाल है। यदि सब कलेक्टर ऐसी भूमि के हस्तांतरण, बिक्री या बंधक की अनुमति नहीं देता है तो व्यक्ति 6 महीने के भीतर संबंधित जिला कलेक्टर के पास अपील कर सकता है, जिसका निर्णय इस संबंध में अंतिम होगा। मतलब सरकार आपकी ज़मीन बेचवा कर ही दम लेगी, क्योंकि यदि सब कलेक्टर आदिवासी हितैषी है तो आपकी ज़मीन बचाने की कोशिश कर सकता है। उस स्थिति में आप कलेक्टर के यहाँ आवेदन देंगे। समझ में आ रही है बात? यहाँ से नहीं तो वहाँ से, लेकिन ज़मीन बेचने में आपको कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। ये अलग बात है कि इसी सरकार ने बैंकों से लोन नहीं मिलने पर ऐसा कोई तंत्र आदिवासी छात्रों के लिए विकसित नहीं किया था। सबसे पहले नवीन पटनायक सरकार ये कह रही है कि आदिवासी छात्रों को पढ़ने के लिए लोन नहीं मिल पा रहा है और उन्हें पढ़ने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए यह संशोधन करना पड़ा। उड़ीसा सरकार के इस निर्णय से तो लगता है कि पढ़ने लिखने वाली आदिवासियों की जमात ही आदिवासी अधिकारों का गला घोंट रही है। न ही आदिवासी पढ़ता और न ही उसे लोन की ज़रूरत पड़ती और न ही जल जंगल और ज़मीन पर आदिवासी अधिकारों को तिलांजलि देने की नौबत आती। लेकिन क्या यह मामला इतना ही है या कुछ और भी है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये लोग पहले तो जानबूझकर बैंकों को आदिवासियों को लोन नहीं देने की गोपनीय एग्रीमेंट करके रखती है ताकि यह एक समस्या के रूप में दिखे। आप समझ सकते हैं, जहाँ समस्या है वहाँ राजनीति का स्कोप है। अब पूछा जा सकता है कि कितने आदिवासी छात्रों ने इससे उन्हें कठिनाई हो रही है कि शिकायत की। जवाब होगा शायद ही किसी ने की हो, लेकिन एसी कमरों में बैठे हुए पूंजीपतियों के दलाल ऑफिसर आदिवासियों को लोन मिलने में दिक्कत हो रही है का ये रिपोर्ट तैयार करते हैं और पैसे का लालच देकर सरकार को पॉलिसी बनवा लेती है। आदिवासियों के हित में सरकार सोचती तो ट्राइबल सब प्लान के अंतर्गत बहुत पैसा होता है। एक छात्रों को सुविधाएं दी जा सकती है, या तो यूनिवर्सिटी में आदिवासी छात्रों की पढ़ाई को निःशुल्क कर सकती है, या सरकारी छोड़कर दूसरे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के हालात में उन छात्रों की फ़ी सरकार द्वारा पे करने का निर्णय कर सकती थी। संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत कंसोलिडेटेड फंड का इस्तेमाल कर सकती थी। सरकार खुद हर आदिवासी छात्र का गारंटर बनकर हर आवश्यक सुविधा दे सकती थी। लेकिन सरकार ये सब क्यों करेगी? इससे राजनीतिक पार्टी का मकसद पूरा नहीं होता है। उनका मकसद पूंजीपतियों को स्थापित करने से जाकर होता है। आपसे वोट लेकर पूंजीपतियों को देना, चाहे वो आपके टैक्स के पैसे को बड़े प्रोजेक्ट के रूप में उसका ठेका उसे देकर, या इंडस्ट्री के लिए ज़मीन देकर, या खनन पट्टा देकर। और आप सिर्फ वोटर हैं, मोहरा हैं, यही सरकार पूंजीपतियों के सामने साबित करना चाहती है। चलिए, ये तो हुआ पढ़ने लिखने वाले आदिवासियों को लोन आदि में हो रही झूठी कठिनाई की बात। अब आते हैं इसकी असली कहानी क्या है।
देखिए 2002 के संशोधन में भी यह प्रावधान था कि कोई भी आदिवासी छात्र अपनी ज़मीन गिरवी रखकर बैंकों से लोन ले सकता था। हाँ, उस समय तक यानी अभी के संशोधन से पहले तक भी आदिवासी अपनी ज़मीन बेच, गिरवी या विनिमय कर सकता था, लेकिन आदिवासी के साथ ही सिर्फ लोन के लिए बैंकों को गिरवी दे सकता था। यानी उड़ीसा सरकार का ये कहना कि आदिवासी छात्रों को पैसे की कमी से कठिनाई हो रही है, सही नहीं है। इसे समझने के लिए आपको सरकार के अगले लाइन पर ले जाता हूँ। सरकार कह रही है कि अभी के संशोधन से औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने का उद्देश्य पूरा होगा। ज्ञात हो, कुछ दिन पहले ही 27 सितंबर 2023 को उड़ीसा सरकार ने लैंड एक्विजिशन एक्ट में संशोधन किया था, जिसमें सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट की बाध्यता को ख़त्म कर दिया था। यानी गाय, बैल, भेड़, बकरी की भांति ही उड़ीसा के आदिवासियों को माना और समझा जाएगा। उनके सामाजिक और सांस्कृतिक हैसियत को सरकार ने इस संशोधन से समाप्त कर दिया। साथ ही उस संशोधन में कहा गया है कि 500 एकड़ तक के इंडस्ट्री के लिए प्राइवेट पार्टी खुद ही जमीन मालिकों से खरीद सकेगी। अब समझ में आया मामला क्या है? हाँ, यही असली मामला है। यानी पूंजीपतियों से हुई डील के हिसाब से ही नवीन पटनायक सरकार काम कर रही है। अब इस संशोधन से 500 एकड़ तक की इंडस्ट्री के लिए ज़मीन इंडस्ट्री वाले खुद ही कलेक्टर और सब कलेक्टर को बोलकर आदिवासियों से ले सकेंगे। अब पढ़ने लिखने वालों को तो छोड़िए, आज के बेरोजगार युवा और वेलेज युवा जीभ लपलपाते हुए इस स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए भागेंगे, ऐसी उम्मीद सरकार कर रही है। जो हालत आदिवासी युवाओं का आज के दौर में है, उसमें समाज और सरकार सब जिम्मेदार हैं। आदिवासी युवा मोबाइल, ड्रग्स, गांजा, हंडिया, दारू आदि के नशा में लीन है। उसे जल, जंगल और ज़मीन की अहमियत की समझ ही कहाँ है। उसे तो अपनी सुविधाएं ही मात्र आज के समय में समझ आती है, समाज तो दूर की बात है। इस तरह से इंडस्ट्री के नाम से आदिवासियों को हाशिए पर धकेलने की तैयारी पूरी कर ली गई है। राजनीतिक पार्टियों को पैसा की ज़रूरत होती है। अक्सर सरकारी संपत्तियों को बेचकर, खनन कंपनियों को खनन पट्टा देकर या इंडस्ट्री के लिए ज़मीन उपलब्ध कराकर ये पैसे बनाती है, और यह सब पॉलिसी बनाकर ही संभव होता है, और उड़ीसा सरकार वही कर रही है। उन पूंजीपतियों, इंडस्ट्रियलिस्टों के लिए अनुकूल पॉलिसी बनाकर उनसे पैसे पार्टी फंड में लेना है, जिस पैसे से राजनीतिक पार्टी आपके लिए चुनाव के समय में हंडिया, दारू, मुर्गा आदि आपको देती है। बस इतनी सी बात है। इस बात को समझिए कि सरकार पहले 500 एकड़ वाले कैप को पूंजीपतियों के लिए लाती है और देखती है कि आदिवासियों की ज़मीन यहाँ रोड़ा है, तो यदि बोलती कि पूंजीपतियों के लिए ज़मीन कम हो रही है, तब तो बवाल होता। इसीलिए आदिवासी छात्रों और पढ़े लिखे आदिवासी जमात को आगे करके उन्होंने इसे सही साबित करने की कोशिश की है। ये तो सीधे सीधे आदिवासियों के कंधों पर बंदूक रखकर आदिवासियों को ही निशाने बनाने वाली बात हो गई। यह उड़ीसा के आदिवासियों का डेथ वारंट है। सरकार ने समस्या भी आदिवासियों को माना और समाधान भी आदिवासियों के जल, जंगल और ज़मीन की कुर्बानी को। आप बात को समझ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन बातों को पहुंचाएं। आपकी ओर से हुई थोड़ी सी कोशिश से हम अपने आदिवासी भाइयों के दर्द को साझा कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। सबों को धन्यवाद और जोहार।